हाय, नमस्ते, हेलो। कैसे हैं आप सभी? तो ये है थर्ड पार्ट, थर्ड लेक्चर, थर्ड क्लास ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अध्याय 1, आयुष्कामी अध्याय। तो कल तक हमने कल का लास्ट टॉपिक मतलब इसके पहले की जो हमने क्लास लिया था, सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने लास्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था? दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। तो अगर अभी तक आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। यहाँ पे रिवाइज करना फिर से बताना संभव नहीं है क्योंकि पहले ही बड़ा चैप्टर है, मैं बताते बैठूंगा तो ऑलरेडी चैप्टर बड़ा है, लेक्चर की लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जहां तक कल खत्म हो गया था उससे आगे ही डायरेक्टली हम शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था, दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन, ये हो गया। अब नेक्स्ट वात दोष के गुण। तो अब हम यहां से आगे देखते हैं। तो देखो, तीन दोष है अभी, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है। वात पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। तो वात पित्त कफ ये हमारे तीन दोष है हमारे शरीर में। अब हम इन दोषों के एक एक करके गुण देखेंगे। गुण बोले तो क्या? गुण बोले तो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका श्लोक लर्न करना पड़ेगा, जो कि ये जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया? फर्स्ट पार्ट में हमने सारे इंपॉर्टेंट श्लोक एक बार देख लिए और सेकंड पार्ट में जो है हमने वो श्लोक में क्या बताया है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो हम सेकंड पार्ट में देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने पूरा इस आयुष्कामी अध्याय जो है इसके फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखिए। और सेकंड पार्ट में हमने सेकंड पार्ट शुरू किया। अब सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट ये है जो कि थर्ड लेक्चर है, जो अभी आप देख रहे हैं। मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर कोई नया इस वीडियो को डायरेक्टली देखता है तो उससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? वात दोष के गुण देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले वात दोष की प्रॉपर्टीज। तो तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील, ये टॉपिक इसलिए निकला क्योंकि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। ये आपको श्लोक जरूर लर्न करना है। उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बकायदा बॉक्स करके स्टार करके लिखे हैं इंपॉर्टेंट श्लोक, उसमें बताया। तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ये मस्ट टू लर्न, आपको ये लर्न करना ही करना है। तो ये श्लोक आपको आना ही चाहिए। कौन सा? वात दोष के गुण। कौन सा श्लोक है? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील। तो रुक्ष बोले तो वात क्या है? ड्राई है, ठीक है। लघु है, लाइट है। शीत है, कोल्ड है। खर है मतलब रफ है। सूक्ष्म है बोले तो माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है। चल बोले तो मूवमेंट है, उसमें मूवमेंट है। तो देखो, वात पित्त कफ ये जो कंसेप्ट है ये थोड़े डिटेल है, समझने में थोड़ा सा एकदम नहीं समझ में आता है। अभी आप इसको बस ध्यान रखिए, आप बस इसको देखिए। धीरे धीरे आप जैसे मेरे लेक्चर्स देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा? वात दोष के गुण, प्रॉपर्टीज क्या है? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल नील, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज पित्त दोष के गुण। क्या है पित्त दोष के गुण? सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णश्च लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ये है इसका श्लोक। मतलब जो है ना, श्लोक में सब नाम ही दिए हुए उसी तरह से। तो आप अगर श्लोक लर्न करते तो नाम लर्न हो जाएंगे, है ना। और नाम वैसे डायरेक्ट करना कठिन है, तो श्लोक से नाम लर्न हो जाएगा। तो श्लोक एक आपका ट्रिक की तरह काम करेगा। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर आप श्लोक लर्न करते हो तो आप फायदे में हो, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है लर्न करना, मस्ट टू लर्न कैटेगरी में ये आता है। तो पहला क्या है? सस्नेह। स्नेह मतलब ऑयलीनेस, और स बोले तो के साथ, मतलब स्नेह के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है? सस्नेह बोले तो ऑयलीनेस। क्या हो रहा है यार, ये बौखला गया क्या ये? सस्नेह बोले तो ऑयलीनेस, उसके तीक्ष्ण बोले तो शार्पनेस, उष्ण बोले तो हॉटनेस, लघु बोले तो लाइटनेस, विस्त्र बोले तो बैड स्मेल ऑर्डर, उसका विस्त्रम है ना, विस्त्र बोले तो बैड स्मेल ऑर्डर, उसका गंध अच्छा नहीं होगा, उसका स्मेल अच्छा नहीं होगा। सर बोले तो फ्लूइडिटी रहेगी, उसमें मूवमेंट रहेगी। और द्रवम बोले तो लिक्विडिटी, वो एक लिक्विड टाइप से होगा, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ जाते, कफ दोष के गुण देखते। स्निग्धम शीत गुरु मंदस लक्षणम रुस्तन सिर मृत्सन स्थिर कफ, ये श्लोक है। श्लोक फिर से मैं रिपीट कर देता हूं।
स्निग्ध शीतो गुरु मंद श्लक्ष्ण मृत्सन स्थिर कफ। ये क्या है? कफ दोष के गुण है। एक एक करके देखते हैं। स्निग्ध बोले तो ऑयलीनेस, जैसे कि पित्त में भी हमने देखा था सस्नेह ऑयलीनेस। सस्नेह मतलब स्निग्ध, एक ही बात है, बस अलग अलग शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए हुए है। ठीक है, स्निग्ध बोले तो ऑयलीनेस, उसके बाद शीत बोले तो कोल्डनेस, गुरु बोले तो हेवीनेस, गुरु बोले तो हेवीनेस, उसके बाद मंद बोले तो डलनेस, मतलब बोलतो ना मराठीमध्ये म्हणतात की हा खूपच मंद है, मतलब दिमाग से पैदल है। जब बोलते हैं ना कि हाँ उसको कोई फर्क नहीं, वो बैठा रहता बस आलसी की तरह, जल्दी उठता नहीं, कॉलेज आने में भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को बोलो कि तू मंद है, तो वो जैसे मंद है वैसे कफ भी मंद है, मतलब डल है बेचारा। ठीक है, तो मंद डलनेस। श्लक्ष्ण बोले तो स्मूथ, श्लक्ष्ण बोले तो स्मूथ, जैसे कि पीनट बटर, वो श्लक्ष्ण होता है, स्मूथ होता है। जैसे कि मॉइस्चराइजर, आप किसी भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो क्या होता है? श्लक्ष्ण, स्मूथ। उसके बाद मृत्सन, शाइनी, शाइनी होता है। शाइनी का कैसे बोलूं आपको? अ, वही एग्जांपल दूंगा, पीनट बटर, कोई भी आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, वो देखेंगे तो शाइन करेगी, तो वो क्या है? मृत्सन, दैट इज शाइनी। ठीक है, उसके बाद स्थिर, स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कफ क्या है? स्टेबिलिटी है, स्थिर है। मंद है ना वो, मंद है ना, तो उसको वैसे भी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, बस बैठा बैठा पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है मतलब स्थिर है, वो एक जगह पे स्टेबल है। तो ये स्थिरत्व वाला एबिलिटी कौन से दोष में है? कफ दोष में है, तो कफ दोष के गुण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने वात पित्त कफ इन तीनों दोषों के गुण देख लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक नोट देखते हैं, देखो, तो संसर्ग सन्निपात, संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षय कोपतः। ठीक है, तो व्हाट इज संसर्ग? दो दोषों का एक साथ क्षय वृद्धि हो, इम्बैलेंस ऑफ टू दोषास, मतलब संसर्ग। सिंपल सी बात, शरीर में जब दो दोष बिगड़ जाएंगे, दो दोष कुपित हो जाएंगे, दो दोषों का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो संसर्ग। उसी तरह से सन्निपात क्या है? कि तीनों दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि, इम्बैलेंस ऑफ थ्री दोषास। सन्निपात मतलब क्या? कि तीनों दोष, मतलब वात पित्त कफ, ये सारे ही तीनों दोष अगर कुपित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, कुछ भी उसके लिए आप सिनोनिम यहाँ पर यूज कर लो, तो वो होगा सन्निपात। संसर्ग बोले तो दो, सन्निपात बोले तो तीन। ऐसा अगर आप डायरेक्ट ऐसा याद रखोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, कौन सा दो कौन सा तीन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संसर्ग दो दोषों का, सन्निपात बोले तो तीन दोषों का, सिंपल। इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, सीधा ही आपको लर्न हो जाएगा, सीधा ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा हमारा संसर्ग सन्निपात का। उसके बाद धातुओं का वर्णन। धातु 7 प्रकार के होते हैं, कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। इसका भी श्लोक है मेरे हिसाब से, उसमें इंपॉर्टेंट है, आपको करना है ना। धातुएं कौन सी होती है? धातुओं का वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। धातु कितनी होती है शरीर में? 7 धातु होती है। और कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं फटाक से आपको बता देता हूँ, कि जैसे क्या होता है, एक घर मालिक होता है और एक टेनेंट होता है, रहने वाला। ठीक है, तो धातु क्या है? घर मालिक की तरह है, आश्रय है, और दोष किसकी तरह? टेनेंट की तरह, मतलब किराएदार की तरह है। तो दोष धातुओं में रहते हैं, ये बात आपको याद रहे। फिर भी इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? दोष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोष धातुओं को कंट्रोल करते हैं, मतलब ऐसा टेनेंट जो कि घर मालक को इन्फ्लुएंस करे। लेकिन अगर धातु ही नहीं है तो दोष का आश्रय भी नहीं, इसलिए धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। धातु में गड़बड़ आ गई तो दोष में भी गड़बड़ आती है, दोष में गड़बड़ आई तो धातु, मतलब दोनों एक दूसरे को इधर उधर से इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर दोष धातु में से कंपेयर किया जाए तो दोष ज्यादा डोमिनेंट है। दोष इज लाइक राजा, इट इज लाइक किंग, है ना, उसका स्थान सबसे ऊपर है। उसके नीचे जो प्रधान आता है, जो मंत्री आता है, महामंत्री आता है, उसको आप धातु बोल के उसको उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा धातु का वर्णन। उसके बाद मलो का वर्णन। मूत्र, पुरुष, स्वेद। मूत्र बोले तो यूरिन, पुरुष बोले तो फीसिस, पॉटी बेसिकली, टट्टी, और स्वेद बोले तो पसीना, स्वेट। स्वेट, स्वेद, सिंपल सी बात।
ठीक है, तो ये हमारे शरीर में त्रिमल है, ठीक है, मूत्र पुरी श्वेत। दोष कौन से है? 3, वात पित्त कफ, धातु 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल 3, त्रिमल। शारीरोपक्रमणीय शारीर रचना, शरीर का पहला अध्याय ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका है, इसमें ये हमने पढ़ाया है, हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा, अब जाके जरूर उसे देखिए। तो त्रिमल कौन से होते हैं? मूत्र पुरुष और श्वेत। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, रसों का वर्णन, षड रस, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। रस का नंबर कितना होता है? 6। और रस बोले तो क्या? सिंपली टेस्ट, जो आपकी जिह्वा को, टंग को जो टेस्ट महसूस होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। और रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक एक करके हम रस देखते हैं। टेस्ट बेसिकली, ठीक है, कौन सी टेस्ट हमारे टंग को परसीव हो रही है, कौन सी टेस्ट हमारी टंग को फील हो रही है, ठीक है। तो पहला है स्वादु। स्वादु बोले तो मधुर, दैट इज स्वीट टेस्ट। सेकंड है अम्ल। अम्ल बोले तो खट्टा, बोले तो सॉर टेस्ट। थर्ड लवण। लवण बोले तो नमकीन, दैट इज सॉल्टी टेस्ट, है ना। उसके बाद तिक्त। तिक्त बोले तो कड़वा, यानी कि बिटर टेस्ट। फिर से रिपीट करता हूं, तिक्त यानी कि कड़वा, यानी कि बिटर टेस्ट। यस, सही है। हाँ, तिक्त यानी कि, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तिक्त यानी कि कड़वा, यानी कि बिटर। और उष्ण या बोले तो कटु पंजंट, दैट इज काली मिर्च। कषाय बोले तो एस्ट्रिंजेंट कसैला हरितकी। यहाँ पे आपको स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब मेन यहाँ पे जो है, ये हम तीनों को समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मधुर आपको लर्न करवा दे सबसे पहले रस। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब यहाँ पे कटु मतलब ही उष्ण है, क्यों है, कैसे है, ये भी आपको अभी मैं बताऊंगा। तो मधुर, अम्ल, लवण में कोई डाउट नहीं है। अब मैं कटु तिक्त कषाय का, या फिर कटु बोल सकते हैं, कटु को उष्ण बोल सकते हैं, तो तिक्त उष्ण कषाय का आपको बताता हूँ। तो तिक्त बोले तो क्या है, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आयुर्वेद में उल्टा होता है इस परिप्रेक्ष्य में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि तिक्त, तिक्त बोले तो क्या, तिक्त को अगर हम मराठी में बोले या फिर हिंदी में ही बोले, तिक्त को हम तीखा से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन तीखा तीखा नहीं है आयुर्वेद में, तीखा मतलब कड़वा। कैसा आप समझना है? तिक्त मतलब तीखा, तीखा, नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्या करो, कड़वा। मतलब तिक्त बोले तो कड़वा, वाइस वर्सा, उनो रिवर्स इधर भी। कटु, कटु, कड़ू, कड़वा। कटु को कड़वा से याद रख सकते हैं, और कड़वा का उल्टा कर लीजिए। कड़वा का उल्टा क्या हो गया? तीखा। मतलब इसने जिस तरह इसकी जगह ली, उस तरह ये भी उसकी जगह लेगा, तो पूरा फ्लिप हो जाएगा, उनो रिवर्स। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कटु मतलब कड़ू, कड़ू मतलब कड़वा, कड़वा का अपोजिट कर दिया तीखा। तो कटु बोले तो तीखा, कटु बोले तो मिर्ची जो तीखी लगती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और जो अभी हमने देखा कटु, और कड़वा बोले तो तिक्त। कैसे? तिक्त बोले जो तीखा, तीखा क्या होता है? तीखा, तीखा, तीखा का उल्टा कड़वा। मतलब क्या है? तिक्त बोले तो कड़वा है, बोले तो बिटर है। तो ये आपको मैंने जो 6 रस है, इसका अच्छे से आपको बता दिया। षड रसों का वर्णन हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारा होता है रसों का वात आदि पर प्रभाव, ठीक है। तो वात आदि पर प्रभाव क्या होता है? प्रथम 3 मधुर, अम्ल, लवण, वात दोष का शमन। अंतिम 3 तिक्त उष्ण कषाय कफ दोष का शमन। और कषाय तिक्त मधुर पित्त दोष का शमन। तो इसकी भी ट्रिक हम यहाँ पर देख लेते हैं। शमन अर्थात शांत करना, मतलब कौन से दोषों पर कौन से रस वाला, कौन से टेस्ट वाला द्रव्य या फिर औषधि हम दे, या फिर आहार उस तरह से हम खिलाए जिससे वो दोष शांत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो अब ये याद कैसे करना, इसकी मैं आपको ट्रिक अभी बताता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मधुर, अम्ल, लवण, माल, ऐसे याद रखिए। तो प्रथम 3 मधुर, अम्ल, लवण वात दोष का शमन करेंगे। मधुर, अम्ल, लवण क्या करेंगे? वात दोष का शमन।
वात दोष का शमन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अंतिम 3 तिक्त उष्ण कषाय कफ दोष का शमन करेंगे। तिक्त, कटु और कषाय ये कफ दोष का शमन करेंगे। और लास्ट कषाय तिक्त मधुर। अब इसका कषाय तिक्त मधुर बोले तो कषाय तिक्त मधुर ऐसा याद रखते, KTM कषाय तिक्त मधुर, ये पित्त का करेगा, है ना। कषाय तिक्त मधुर पित्त दोष का करेगा। देखो सिंपल है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। पहला मधुर अम्ल लवण किसका शमन करेगा, वात का। कटु तिक्त कषाय कफ का। और फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करके अपन KTM लेके आए, वो गाड़ी KTM छपरियों की गाड़ी तो KTM जो है वो पित्त का शमन करेगा, मतलब कटु कषाय तिक्त मधुर पित्त का शमन करेगा। देख लेते, कषाय तिक्त मधुर ये पित्त दोष का शमन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रसों का वात आदि पर प्रभाव हमने देख लिया। अब हम द्रव्यों का वर्णन करते, तो द्रव्य बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक शमन करने वाले, शांत करना, जैसे औषध जिनको देने से द्रव्य दोष शांत हो जाते, जैसे तेल, घृत, मधु। मतलब यहाँ पर शमन द्रव्य बोले तो कैसे द्रव्य, जो द्रव्यों से दोष अगर प्रकुपित हुए हो, प्रकुपित यानी एग्रावेट हुए हो, मतलब दूषित हुए हो, बड़े हुए हो, उनमें डिसबैलेंस इम्बैलेंस हो गया हो, तो उन दोषों को शांत करना यानी कि शमन। तो वैसे जो द्रव्य शमन वाली कैटेगरी में आते हैं उसको शमन द्रव्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कोपन द्रव्य। तेल, घृत, मधु का फंडा आगे आएगा, मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे कोपन द्रव्य की, तो कुपित करने वाला द्रव्य, मतलब जैसे कि ये शमन शांत करने वाला था, वैसे कोपन द्रव्य कुपित करेगा दोषों को, मतलब दोषों को और भी खराब करेगा, मतलब दोषों को और ज्यादा इम्बैलेंस करेगा। समझ में आया ना आपको, दोषों को और बिगाड़ेगा, खराब करेगा। दोषों को क्या करेगा, इम्बैलेंस, दोषों का जो डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, उस डिसबैलेंस करने में एक फैक्टर होगा, उसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं कोपन द्रव्य। कोपन द्रव्य कुपित करने वाले, जैसे कि सरसों का तेल कोपन द्रव्य बोला है, मछली ये कोपन द्रव्य बोला है, और उड़द आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, उड़द इसको भी कोपन द्रव्य कहा। तीसरा स्वस्थ ही द्रव्य बोले तो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश हम रोज खाते हैं, हमको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, ठीक है, करता है। तो ये हो गया स्वस्थ हित वाला द्रव्य। इसका आपको पदार्थ विज्ञान में एक श्लोक भी होगा, किंचित दोष प्रदूषणम किंचित किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तोर्मतम किंचितम त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ये आपको श्लोक आएगा, कहां पर आएगा, पदार्थ विज्ञान में आएगा। और बाद में सेकेंड ईयर में जब आओगे तब आपको द्रव्य गुण में भी ये रहने वाला है, द्रव्य का चैप्टर, उसमें ये द्रव्यों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में ये आपको आएगा फिर से, ठीक है। श्लोक भी आएगा और ये फिर से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब विपाक का वर्णन। अब ये विपाक क्या है, बेसिकली विपाक इज आफ्टर डाइजेशन इफेक्ट। बस इतना आप इसको याद रखो, अभी आपको समझेगा नहीं, जब हम संहिता में ही या फिर क्रिया में विपाक देखेंगे तब आपको मैं ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि विपाक यानी कि आफ्टर डाइजेशन इफेक्ट। तो विपाक क्या है, 3 प्रकार का होता है, ये मधुर, अम्ल और कटु विपाक, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए, 18 मिनट हो गए, 2 मिनट और हम देख लेते हैं, ठीक है। विपाक का वर्णन, उसके बाद रोग का कारण, हीन योग, मिथ्या योग, अति योग। मतलब ये भी यार थोड़ा सा संहिता में ही आगे आएगा, क्रिया में भी आएगा, और ये आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सेकेंड ईयर में आएगा, एक सब्जेक्ट में नहीं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी होल्ड पे रख देते हैं। अभी फिलहाल आप इसको सीधा लर्न कर लो कि रोग का कारण क्या है। रोग का कारण है कि हीन योग, मतलब बहुत ही कम, मिथ्या योग खराब करना, अति योग बोला जाता है। एक सीधा साधा उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में अगर मैंने गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं किया, मतलब बाहर जाते हुए मैं कैप या फिर रुमाल बांध के नहीं गया, मैं अच्छे से पानी नहीं पिया, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ये हो गया हीन योग। तो इससे क्या होगा, रोग की उत्पत्ति।
रोग उत्पन्न हो जाएगा, डिसीज उत्पन्न हो जाएगा, हाँ अनवेल हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, इसलिए ये रोग का कारण है। उसी तरह से अतियोग बोले तो अगर गर्मी का मौसम है ना, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और बंदा बैठा है कूलर के सामने, दिन भर कूलर के सामने, इतना कूलर के सामने बैठ गया कि उसको सर्दी हो गई, तो ये ज्यादा हो गया, अतियोग हो गया है ना, तो इससे भी रोग की उत्पत्ति हुई, डिसीज फॉर्म हुआ, हम अनवेल हुए, इल हुए, तो ये भी रोग का कारण हो गया। अब मिथ्या योग, मिथ्या योग बोले तो आपको कैसे बताऊं, जैसे कि अगर हाँ अ, अब ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में मतलब अब आपको कैसे बताऊं, क्योंकि वो थर्ड चैप्टर आपका हुआ नहीं तो वो कंसेप्ट आपको समझेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको एक अलग उदाहरण बता देता हूँ। मिथ्या योग बोले तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, मिथ्या योग मतलब जैसे वर्षा ऋतु है, मतलब रेनी सीजन है, तो उसमें क्या है, वर्षा होनी चाहिए, बारिश रेन होनी चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या है, पूरी ठंडी पड़ रही है। तो जैसे ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से जिस सीजन में जो होना चाहिए उससे विपरीत हो रहा है, तो ये मिथ्या है। बोले तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी, उस तरह का, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा हमारा रोग का कारण, शॉर्ट में बता दिया। अभी इसका लोड मत लीजिए, आगे आएगा आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको बढ़िया तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, कितना हुआ है, 21 मिनट का ये लेक्चर हो गया है। तो अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। दिस वाज पार्ट 3 और मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से पार्ट 4 ये लास्ट पार्ट होगा मेरे हिसाब से, और 4 पार्ट में ये आयुष कामी अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड तक बने रहने आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह हमारे लेक्चर देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना ज्ञान, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलना ही पड़ेगा आपको, है ना, आप करते नहीं हो, किया नहीं है, अभी कीजिए, अभी कीजिए। मैं बता रहा हूँ बस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको नोटिफिकेशन और नया वीडियो आएगा तब पता नहीं चलेगा। आप क्या फायदा, इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता होगा ना, है ना, उस प्रकार से। तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको अच्छा लगा मेरा एफर्ट, मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स, मेरी हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स अच्छी ही है। मुझे तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है, मैं खुद ही बोलता हूँ मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।